नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज हिंदी एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर रिलेटेड सवालों का जवाब हिंदी में देता हूं। तो यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने सभी दोस्तों, सहपाठियों, सहकर्मियों सबके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है शुभम का। वो पूछते हैं, वाई डू सम IT कंपनीज हैव 30-35 lakhs per annum package has less in hand salary than a 17-18 lakhs per annum package in some other companies। यानी कि कुछ कंपनीज में 30-35 लाख पर एनम का पैकेज होते हुए भी इन हैंड सैलरी जो है वो दूसरी कंपनियों से कम होता है, जहां पर कि जो पैकेज है वो सिर्फ 17-18 लाख पर एनम ही होता है। शुभम, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कई कंपनीज में ज़्यादा पैकेज होते हुए भी इन हैंड सैलरी जो है वो कम आती है, जबकि कई कंपनीज में कम पैकेज होते हुए भी इन हैंड सैलरी ज़्यादा आती है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो है एम्प्लॉयमेंट टाइप और दूसरा है CTC यानी कि कॉस्ट टू कंपनी। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप यानी कि आप उस कंपनी में किस तरह के एम्प्लॉय के तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं। क्या आप उस कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं या आप उस कंपनी में एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको जो है वो CTC वाले पेरोल पे रखा जाएगा, यानी कॉस्ट टू कंपनी वाले पेरोल पे रखा जाएगा, जिसमें कि कंपनी आपके ऊपर जो भी खर्चा करती है हर चीज़ को आपके ऑफर लेटर में मेंशन करेगी। आपके कंप्लीट जो सैलरी बाइफरकेशन जो होता है ऑफर लेटर में उसमें मेंशन करेगी और उसमें बताएगी कि वो आपको कहाँ कहाँ कितने पैसे दे रही है। फुल टाइम एम्प्लॉय के केस में मोस्टली कंपनीज आपको HRA देती है। आपके प्रोविडेंट फंड में जितना पैसा आप जमा करते हैं उतना ही पैसा कंपनी भी जमा करती है। उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस करवाती है, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है वो करवाती है। कई कंपनियां टर्म इंश्योरेंस भी करवाती हैं, प्लस आपके कैंटीन वगैरह का खर्चा देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनी CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी में जोड़ करके आपको ऑफर लेटर देती है। इसीलिए आपका ऑफर अमाउंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें जो है आपका टैक्स डिडक्शन नहीं होता है। और टैक्स डिडक्शन ना होने के कारण और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी जो कंपनी देती है, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपको मिलती नहीं है, तो ये डिडक्ट होती हैं साथ साथ। तो इस रीज़न से आपका इन हैंड सैलरी जो है वो कॉस्ट टू कंपनी के मुकाबले कम होता है। वहीं यदि आप एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन करते हैं तो कंसल्टेंट के केस में आपको एक फिक्स्ड सैलरी दिया जाता है, ऑल्दो वो भी ईयरली ही होता है, लेकिन आपको वो फिक्स सैलरी होता है जस्ट TDS कट करके, जो कि एक स्टैंडर्ड TDS होता है कंसल्टेंट्स के लिए। सारे कंसल्टेंट्स के लिए स्टैंडर्ड TDS होता है। इवन कंसल्टेंट या किसी भी तरह की सर्विस का जो है एक स्टैंडर्ड TDS होता है। आई थिंक 10.2% या 10.1% होता है, एग्जैक्ट तो आपको CA ही बता पाएगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड TDS होता है जिसको डिडक्ट करके कंपनी आपको देती है। और कंसल्टेंट का जो ऑफर लेटर होता है या कंसल्टेंट का जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो भी डिफरेंट होता है कंपेयर टू ए एम्प्लॉय। इनफैक्ट कंसल्टेंट्स और फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के टर्म्स एंड कंडीशंस भी डिफरेंट होते हैं। अगर आप किसी कंपनी में एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कहीं और एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय और इवन एज ए कंसल्टेंट काम नहीं कर सकते बिना आपके कंपनी के अप्रूवल के। जबकि यदि आप एज ए कंसल्टेंट किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कहीं और भी एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। आप ये समझिए कि कंसल्टेंट इज वर्किंग जस्ट लाइक ए फ्रीलांसर। हालांकि कई छोटी कंपनीज क्या करती हैं कि PF वगैरह जो है उसको बचाने के लिए अपने एम्प्लॉयज को ही एज ए कंसल्टेंट हायर करती हैं ताकि उनको PF वगैरह ना देना पड़े। मैंने भी 1-2 कंपनीज में ऐसे काम किया था शुरू में, जहां पर कि वो अपने एम्प्लॉयज को जो ज्वाइन तो करवाती थी, उनसे काम भी फुल टाइम करवाती थी, लेकिन उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता था वो कंसल्टेंट वाला होता था और वो एक स्टैंडर्ड जो है डिडक्ट करके, स्टैंडर्ड TDS डिडक्ट करके आपको सैलरी दे दिया करते थे।
तो यही रीज़न है कि कुछ कंपनीज में पैकेज ज़्यादा होने के बावजूद भी इन हैंड सैलरी कम होती है, क्योंकि वहाँ पर आप एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं और फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पर आपको पूरा कंप्लीट CTC जो होता है वो ऐड किया जाता है वहाँ पर, और उस वजह से आपका कंप्लीट पैकेज जो होता है, CTC जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन इन हैंड जो होता है हमेशा कम होता है। जबकि जिन कंपनियों में आप एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन करते हैं वहां पर आपका CTC भले ही कम हो लेकिन इन हैंड ज्यादा होता है, क्योंकि उस CTC का सिर्फ 10% ही डिडक्ट होता है। अगला सवाल है राकेश का। वो पूछते हैं, हाउ कैन आई गेट स्टार्टेड एज ए फ्रीलांस वेब डेवलपर इन 2022? यानी कि मैं 2022 में एक फ्रीलांस वेब डेवलपर की तरह काम करना कैसे शुरू कर सकता हूं। मैंने फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए इंग्लिश के टेकी ट्यूजडेज में भी 4 स्टेप गाइड दिया था पिछले साल। सो मेरे ख्याल से अब सही समय आ गया है, 2022 है, नया साल शुरू हो चुका है। तो क्वेश्चन भी इसी तरीके का है कि वेब डेवलपमेंट की, फ्रीलांस वेब डेवलपर की जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं हम 2022 में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सवाल को उठाया जाए इस टेकी ट्यूजडेज हिंदी में, और आपको हिंदी में मैं समझाऊं कि आप किस तरह से एज ए वेब डेवलपर 2022 में फ्रीलांस वेब डेवलपर के तौर पर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो राकेश, ये है मेरा फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने का 2022 का अपडेटेड गाइड। यहाँ पर मैं आपको 5 स्टेप्स बताता हूँ। उन 5 स्टेप्स को फॉलो करके 6 महीने के अंदर आप एक फुल टाइम फ्रीलांस वेब डेवलपर के तौर पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करनी है कि आप किस टेक्नोलॉजी में वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अब टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बाकी चीज़ें तो नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि मेरे से अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरा तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी गाइडेंस यही होगा कि आप एज ए वेब डेवलपर .NET वेब डेवलपर के तौर पे स्टार्ट करें, .NET बैकएंड वेब डेवलपर के तौर पे स्टार्ट करें, क्योंकि .NET जो है बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में यूज़ होता है और बहुत सारी कंपनीज जो हैं, जैसा मैंने बताया कि 2022 में अपने पुराने जो कोड हैं उसको .NET कोर या .NET 6 में माइग्रेट कर रही हैं, तो इसलिए आपको .NET का काम काफ़ी मिल सकता है। इसलिए आपको .NET एज ए आप टेक्नोलॉजी चूज़ करें। वैसे स्टेप जो होगा वो होगा कि आप पहले अपनी टेक्नोलॉजी चूज़ करें और उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लर्निंग रोड मैप ढूंढें। आपको .NET सीखने के भी बहुत सारे रोड मैप इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आप जस्ट गूगल सर्च कीजिए कि .NET लर्निंग रोड मैप, या आप जो भी टेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं उस टेक्नोलॉजी का लर्निंग रोड मैप ढूंढिए। सो पहला स्टेप आपका होगा कि टेक्नोलॉजी चूज़ करें और दूसरा उसका लर्निंग रोड मैप ढूंढें। दूसरा स्टेप होगा आपका कि आप उस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, उस रोड मैप को फॉलो करने के लिए अपने आप को 4 महीने का टाइम दे, यानी कि लगभग 100 डेज का टाइम दे, और कोई कम्युनिटी ज्वाइन करें, जैसे कि 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज जो है वेब पर शुरू होता है, वेब पर चलता है, एक वेबसाइट है 100 डेज ऑफ कोड करके। आप उस तरह के 100 डेज ऑफ कोड के चैलेंज या उस तरह के वेबसाइट को फॉलो करते हुए उस लर्निंग प्लान को 4 महीने में कंप्लीट करने का गोल बनाएं और डेली कम से कम 4 से 8 घंटे उस चीज़ को, उस लर्निंग प्लान के हिसाब से उस टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स को पढ़ें। तीसरा स्टेप जो होगा वो ये होगा कि आप उस टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स को ना सिर्फ पढ़ें उन 4 महीनों के अंदर, साथ ही एक कम्युनिटी भी ज्वाइन करें। जैसे मैंने कहा, आप 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कम्युनिटी ज्वाइन करें। जैसे कि अगर आप .NET डेवलपर हैं तो .NET फाउंडेशन के बहुत सारे मीटअप्स चलते हैं लोकल एरियाज़ में, और इनफैक्ट ऑनलाइन इवेंट्स भी होते हैं, तो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ भी होती हैं। तो आप किसी भी .NET से रिलेटेड या अपने टेक्नोलॉजी रिलेटेड कम्युनिटी को ज्वाइन करें और उस कम्युनिटी में कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो है, पॉपुलर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो है, उनको चूज करें। उनमें से किसी एक पॉपुलर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को चूज करें और उसमें कंट्रीब्यूट करें, उसको यूज करके अपना कोई एक साइड प्रोजेक्ट बनाने का प्लान करें। यानी कि इस 4 महीने में ना सिर्फ आपको ये टेक्नोलॉजी सीखनी है, साथ में आपको एक साइड प्रोजेक्ट भी, 1 या 2 साइड प्रोजेक्ट भी बनाना है, और वो भी ओपन सोर्स बनाना है। यानी कि गिटहब पे अपना अकाउंट बनाइए और ओपन सोर्स में गिटहब पे ही अपना डेली पोस्ट करते रहिए। 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज के तहत डेली आप 1 घंटे कोडिंग कीजिए। उस कोडिंग में आपने क्या डेवलप किया, उस 1 घंटे में आपने क्या डेवलप किया, उसको आप ट्विटर पर पोस्ट कीजिए ताकि आपकी ब्रांड वैल्यू बने।
चौथा स्टेप जो होगा वो होगा इसी ब्रांड वैल्यू को एक्सटेंड करने का। वो ये होगा कि आप जो भी सीख रहे हैं उससे रिलेटेड आप कुछ ना कुछ ब्लॉग लिखिए या वीडियो बनाइए। आप ब्लॉग किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिख सकते हैं, चाहे आपका कोड प्रोजेक्ट हो, चाहे आपका सी शार्प कॉर्नर हो, या आप अपना ब्लॉग जो है अपना एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म लेकर के अपने नाम का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वर्डप्रेस पर जाकर के आप अपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सो ब्लॉग या वीडियो ज़रूर बनाइए, ताकि ये जो भी आप सीख रहे हैं उससे रिलेटेड ब्लॉग वीडियो बनाइए, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ भी आपने ऐसा कुछ किया है। और इस चीज़ को आप अपने रिज्यूम में, अपने गिटहब प्रोफाइल पे, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे हर जगह इस चीज़ को मेंशन कीजिए, ताकि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो सके। तो पहले 4 स्टेप्स और 4 महीने में आप अपनी टेक्नोलॉजी की लर्निंग शुरू करेंगे, आप अपना कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाएंगे। 5वां स्टेप जो होगा वो ये होगा कि आप 5वें महीने में आप किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट, 1 या 2 फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर ज्वाइन करेंगे, चाहे वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट अपवर्क हो, चाहे freelancer.com हो, चाहे guru.com हो, चाहे remoteok.com हो। किसी भी वेबसाइट पर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर फ्रीलांसर प्रोफाइल बनाएंगे। वहाँ पर जो भी आपने अब तक पिछले 4 महीने में जो कुछ भी सीखा है, जो प्रोडक्ट बनाया है, उसका आइडिया, जो भी चीज़ें लिखी हैं उसके बारे में उसकी समरी या अपना रिज्यूम जो है उस वेबसाइट पर डालेंगे। और आप जो वहाँ पर जो जॉब्स होंगे उनके लिए आप अपने बिड्स या अपने एप्लीकेशन डालना शुरू करेंगे। और होपफुली विद इन 1 और 2 मंथ्स, अगर आपने इस पूरे 4 महीने के प्रोसेस को पूरा फॉलो किया है, 100 डेज ऑफ कोड को कंप्लीट किया है, तो विद इन 1 और 2 मंथ्स होपफुली आपको फ्रीलांस का काम मिलना शुरू हो जाएगा और आप एज ए फ्रीलांस वेब डेवलपर अपनी जर्नी शुरू कर पाएंगे। सो ये था मेरा 2022 का अपडेटेड फ्रीलांसिंग गाइड कि अगर आप 2022 में वेब डेवलपमेंट में फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1 कि आपको अपनी टेक्नोलॉजी चूज करनी होगी। नंबर 2, उस टेक्नोलॉजी के रोड मैप को फॉलो करके 4 मंथ का लर्निंग प्लान बनाना होगा। नंबर 3, उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कम्युनिटी ज्वाइन करनी होगी और बाकी लोगों का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा और उसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। नंबर 4, जो भी आप सीख रहे हैं या जो भी आप बना रहे हैं उससे रिलेटेड आपको ब्लॉग्स लिखने होंगे या वीडियोस बनाने होंगे। और नंबर 5 जो होगा, जो कि आप 5वें महीने में करेंगे, दैट वुड बी फाइनल, जहां पर कि आप अपना रिज्यूम बनाएंगे फ्रीलांसिंग साइट्स पर और आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। इस तरह से 6 महीने के अंदर आप एक फ्रीलांस वेब डेवलपर बन सकते हैं। अगला सवाल जो है वो खान शैम्स का है। वो पूछते हैं, कैन आई बिकम ए वेब डेवलपर एंड गेट ए जॉब विदाउट हैविंग ए CS डिग्री? आई एम ए BA ग्रेजुएट। यानी कि वो एक BA ग्रेजुएट हैं और वो पूछ रहे हैं कि क्या वो वेब डेवलपर बन सकते हैं बिना कंप्यूटर साइंस डिग्री के और नौकरी पा सकते हैं एज ए वेब डेवलपर। आपके 2 सवाल हैं, असल में आपका एक सवाल नहीं है, आपके 2 सवाल हैं, या ये कहें कि आपके सवाल के 2 भाग हैं। पहला भाग तो ये कि क्या आप बिना कंप्यूटर साइंस डिग्री के वेब डेवलपर बन सकते हैं, और दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या आप बिना कंप्यूटर साइंस डिग्री के वेब डेवलपर का जॉब पा सकते हैं या नहीं। तो मैं एक एक करके दोनों सवालों के जवाब देता हूं। पहला सवाल जो है आपका कि क्या आप बिना कंप्यूटर साइंस डिग्री के वेब डेवलपर बन सकते हैं, तो जवाब है कि हाँ, बिल्कुल आप बिना कंप्यूटर साइंस डिग्री के वेब डेवलपर बन सकते हैं। आप कहीं से भी, चाहे आपका वेबसाइट ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कहीं से भी आप वेब डेवलपमेंट सीखने का स्टेप बाय स्टेप गाइड या रोड मैप वगैरह जो है वो किसी भी टेक्नोलॉजी का डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फॉलो करके आप वेब डेवलपर जो है बन सकते हैं, यानी कि वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, डेवलपमेंट करना सीख सकते हैं और आप एज ए फ्रीलांस वेब डेवलपर जो है काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है कि क्या आप बिना कंप्यूटर साइंस डिग्री के वेब डेवलपर का जॉब पा सकते हैं किसी कंपनी में, तो उसका जवाब ये होगा कि ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है। थोड़ी क्या, बहुत मुश्किल है, स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में, क्योंकि इंडिया में डिग्री को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है कंपेयर टू जस्ट योर नॉलेज। स्पेशली अगर आप फ्रेशर है, तो जैसे आपका सवाल से मुझे क्लियरली लग रहा है कि आप एक BA ग्रेजुएट, फ्रेशर BA ग्रेजुएट हैं, तो आपके केस में ये काम
थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप ऑनलाइन स्टेप्स को फॉलो करके और आप कुछ भी सीखें और सीख करके आप जो है किसी कंपनी में वेब डेवलपर बने। कंपनी जो है किसी भी कंपनी कोई भी कंपनी जो है ज़्यादातर फ्रेशर जब भी हायर करती है तो ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो फ्रेशर जो है वो डायरेक्ट कॉलेज से उठाती हैं, और जब कॉलेज से उठाती हैं वो हमेशा बीएससी जो आपका बीएससी आईटी हो गया, बीसीए हो गया, बीटेक हो गया, यानी कि कंप्यूटर साइंस रिलेटेड डिग्री किए हुए फ्रेश ग्रेजुएट्स को ही कंपनीज उठाती हैं, ना कि आपका जो है बीए किए हुए फ्रेश ग्रेजुएट। उसके पीछे रीज़न ये है कि कंप्यूटर साइंस पढ़ाते टाइम जो कई चीज़ें जो हैं, कोई बेसिक्स कंसेप्ट जो हैं वो जो है वो क्लियर होते हैं, तो इसकी वजह से एक बेसिक पोडियम टाइप का मिल चुका होता है कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट को, जिससे कि कंपनीज उनको बाकी के टॉपिक्स इजीली सिखा करके या उनको ट्रेन करके अपने काम से रिलेटेड काम करवाने में लगा सकती हैं। लेकिन यदि आप यही किसी रोड मैप के थ्रू खुद से बीए करने के बाद अगर आप करते हैं तो आप सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखेंगे, आप अंडरलाइन जो चीज़ें हैं RDBMS के कंसेप्ट्स हो गए, चाहे डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, एल्गोरिदम हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको नहीं सिखाई गई जाएंगी। किसी भी रोड मैप में आपको ये सब चीज़ें नहीं बताई गई होंगी। आपको रोड मैप में सिर्फ कोई भी टेक्नोलॉजी का रोड मैप उठाएंगे उसमें बस ये बताया होगा कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप कैसे वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो यही रीज़न है कि आप फ्रीलांस वेब डेवलपर तो बड़े आराम से बन सकते हैं, किसी भी रोड मैप को फॉलो करके, किसी भी ऑनलाइन कोर्स को फॉलो करके, कंप्लीट करके आप फ्रीलांस वेब डेवलपर बन सकते हैं। लेकिन एज ए वेब डेवलपर जॉब मिलना फ्रेशर के तौर पर आपके लिए मुश्किल है। अगर आप फ्रीलांस वेब डेवलपर बन करके कुछ सालों का एक्सपीरियंस गेन करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें कि आप शोकेस करते हैं कि आपने इस तरह के एप्लीकेशन पे या इस एप्लीकेशन पे काम किया हुआ है, और आप अपना एक ब्रांड बनाते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो शायद आपको 3-4 साल बाद आपको एज ए वेब डेवलपर जॉब किसी कंपनी में मिल जाए। लेकिन शुरू में आपको वेब डेवलपर जॉब मिलना मुश्किल है। हालांकि जैसा मैंने कहा आप फ्रीलांस वेब डेवलपर जरूर बन सकते हैं, लेकिन वेब डेवलपर का जॉब मिलना शुरू में आपके लिए मुश्किल है। अगला सवाल जो है वो नवीन जेम्स का है। वो पूछते हैं विच आर द अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड हैज ए फ्यूचरिस्टिक करियर अदर देन एआई एंड डेटा साइंस। यानी कि एआई और डेटा साइंस को छोड़ करके कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इमर्जिंग है और जो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, जिनमें कि फ्यूचर में जॉब के स्कोप्स ज़्यादा हैं। नवीन, वैसे तो एआई और डेटा साइंस को छोड़ करके काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ या फ्रेमवर्क्स हैं जिनमें कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक स्कोप्स हैं, लेकिन मैं जिनके बारे में जानता हूं या जिनके बारे में मैं सुन रहा हूं, चलिए मैं उनके बारे में आपको बताता हूं। तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क या आप डोमेन जिसे हम कहेंगे वो है वेब डेवलपमेंट। यस, वेब डेवलपमेंट में ये नहीं कहूँगा कि फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि मतलब कोई नई चीज़ नहीं है। वेब डेवलपमेंट काफ़ी दिनों से है इंडस्ट्री में, और वेब डेवलपमेंट अभी भी रहने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स वेबसाइट्स कहीं नहीं जाने वाले, वेब एप्लीकेशंस कहीं नहीं जाने वाले, और जो फ्यूचर के जो एप्लीकेशंस वगैरह बनेंगे वो भी इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब पर ही चलेंगे। सो वेब टेक्नोलॉजीज़ हमेशा आपके ये कहें कि हमेशा जो है वो चलन में रहेंगे, हमेशा उनसे रिलेटेड जॉब्स वगैरह आपको मिलेंगी। सो मैं तो इसको अभी भी फ्यूचरिस्टिक ही मानूंगा, और मैं यही कहूँगा कि ये काफ़ी जो है इसमें स्कोप है, अभी भी स्कोप है और आगे भी फ्यूचर में भी काफ़ी स्कोप रहने वाला है। सो आप किसी भी फ्रेमवर्क या टेक्नोलॉजी को लेकर के अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखते हैं या करते हैं तो आपको कभी भी जॉब या किसी भी तरह के बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बड़े आराम से वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बना सकते हैं। दूसरा जो डोमेन है जिसको कि अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि फ्यूचरिस्टिक है, मतलब फ्यूचरिस्टिक इन द सेंस कि अभी नया नहीं आया है, वो काफ़ी दिनों से है, वेब डेवलपमेंट की तरह ही, मतलब पिछले 5-10 सालों से है, वो है डेवऑप्स। सो डेवऑप्स जो है काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चा का विषय है, काफ़ी ग्रो कर रहा है। बहुत सारी कंपनीज जो है वो ऑटोमेशन, CI/CD, डेवऑप्स को जो है अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई हैं। बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज, बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनीज जो हैं डेवऑप्स यूज़ करती हैं। सो डेवऑप्स जो है उसमें भी अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर या साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर जिसे हम कहते हैं, जो कि बेसिकली ऑटोमेशन टेस्टिंग का ही ग्लोरीफाइड नेम है, तो अगर आप उसमें अपना करियर बनाते हैं तो भी आपको कभी भी जॉब वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो डेवऑप्स डोमेन जो है वो भी मैं ये कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक, ये कहूँगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है एक तरीके से।
तीसरा जो डोमेन है या तीसरी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, अगेन ये भी वेब डेवलपमेंट और डेवऑप्स की तरह ही ये भी काफ़ी दिनों से थी, लेकिन ये काइंड ऑफ डोरमेंट थी। अब ये काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और काफ़ी लोग इसको ध्यान दे रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी लोग जो है रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, काफ़ी ग्रो कर रही है। वो है सिक्योरिटी। यस, साइबर सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी काफ़ी ग्रो कर रही है, काफ़ी ग्रोइंग डोमेन है। और उसका रीज़न क्या है कि जब से ये 2020 का जो पैंडेमिक आया है, तब से उसके बाद से वर्क फ्रॉम होम लोग काफ़ी करने लगे हैं, रिमोट जॉब्स करने लगे हैं, इंटरनेट के ऊपर काफ़ी लोग आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन आ रहे हैं। और ये रीज़न है कि आपका जैसे जैसे नए नए बिजनेसेस, नई नई कंपनी सब अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा रही हैं, वैसे वैसे साइबर जो आपके अटैक्स और जो हैक्स वगैरह जो हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से साइबर सिक्योरिटी जो है वो डोमेन भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी इमर्जिंग है, काफ़ी ग्रो करने वाला डोमेन है। अगर आप उसमें अपना करियर बनाते हैं तो काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। चौथी जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी या फ्यूचरिस्टिक डोमेन है वो है ब्लॉकचेन। यस, ब्लॉकचेन अभी 2021 में काफ़ी ज़्यादा हाइप में रहा है। हालांकि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो अराउंड 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब ब्लॉकचेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप में रहा है। और यही नहीं, ब्लॉकचेन को लोग वेब 3.0 का बेस भी कहने लगे हैं। सो ब्लॉकचेन या आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेविंग जो है वो आपका जो है काफ़ी इमर्जिंग डोमेन या टेक्नोलॉजी है। और आज की डेट में ब्लॉकचेन डेवलपर्स या जो ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट्स हैं बहुत ही हाईली पेड हैं। सो ब्लॉकचेन भी जो है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और इमर्जिंग डोमेन है जिसमें कि आप सीख सकते हैं, जिसमें कि आप काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। पांचवा डोमेन जो है जो कि वाकई में फ्यूचरिस्टिक है वो है आपका AR VR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी वो होती है जिसमें कि आप अभी अपने रेगुलर डे टू डे चीज़ों में आप जो है वो अपना कहते हैं कि कुछ भी ऑगमेंट करते हैं। जैसे कि आपका गूगल का एक गेम था जो लॉकडाउन में पिछले साल काफ़ी पॉपुलर हुआ था, मतलब गेम नहीं या कुछ ऐप वैप टाइप का था कि आप जो लेटेस्ट फ़ोन्स हैं उनमें आप कोई भी अपना मतलब जानवर वगैरह जो है वो अपने रियल लाइफ में देख सकते हैं। हाँ, बेस्ट जो कहूँगा पोकेमॉन गो जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी गेम था जिसमें कि आप पोकेमॉन्स पकड़ते थे। आप अपना रियल लाइफ में आप मोबाइल से देखते रहते थे और देखते थे कि कहाँ पर पोकेमॉन है और उसको आप पकड़ लेते थे। सो दैट इज योर ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी हो गया जिसमें कि आप अपना वर्चुअल रियलिटी का हेडसेट लगाते हैं और उसके जो अपने जो औजार होते हैं या जॉयस्टिक वगैरह जो भी है वो सब पकड़ते हैं। जैसे वर्चुअल रियलिटी का आपका फेसबुक वालों का है ऑकुलस करके आता है, वो आपका वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और उसके हैंडल्स आते हैं, तो आप वो यूज़ करके आप वर्चुअल रियलिटी में मतलब आप एक वर्चुअल दुनिया में चले जाते हो और उसमें उससे रिलेटेड जो भी आप काम करते हो तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी, जिसमें कि आप हेडसेट लगा करके पूरी मतलब आपका पूरा एनवायरनमेंट ही बदल जाता है, आप वर्चुअल दुनिया में चले जाते हो। सो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है बिकॉज ऑफ अभी ये मेटावर्स की वजह से कि आपका फेसबुक जो है, फेसबुक ने भी अपनी कंपनी का नाम रीनेम करके मेटा कर दिया है और वो फेसबुक होराइजन्स करके अपना एक सोशल नेटवर्क मेटावर्स में ला रहे हैं। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने भी कॉर्पोरेट्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट मैश करके निकाला है जो कि टीम्स के साथ इंटीग्रेट होकर के वो माइक्रोसॉफ्ट का मेटावर्स है जिसमें कि लोग आपका अवतार्स के तौर पर अपना हेडसेट लगा करके और कॉल्स वगैरह करते हैं, तो वो मतलब आपका एक तरीके से 3D रियलिटी जो हो गई। सो मेटावर्स की पॉपुलैरिटी की वजह से मेटावर्स भी आपका वेब 3.0 का एक बहुत ही बड़ा फीचर माना जा रहा है। तो मेटावर्स की पॉपुलैरिटी की वजह से ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR और वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR, इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और ये जो है ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं जिनका कि आगे 8-10 साल में ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने वाली हैं। सो मेरे ख्याल से AI और डेटा साइंस के अलावा ये 5 जो डोमेन्स है दैट इज़ वेब डेवलपमेंट, डेवऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन और AR VR, ये पांचों डोमेन्स या ये पांचों टेक्नोलॉजीज जो हैं वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हैं और आगे जा कर के बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे।
अगला सवाल जो है वो सुलभ का है। वो पूछते हैं कि व्हाट शुड फ्रंट एंड डेवलपर्स लर्न इन 2022, यानी कि फ्रंट एंड डेवलपर्स को 2022 में क्या सीखना चाहिए। सुलभ, देखो भाई, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप एज ए फ्रंट एंड डेवलपर या जो भी फ्रंट एंड डेवलपर है उसके पर्सनल गोल्स क्या हैं और वो किस लेवल पर है। क्योंकि जो हर लेवल पर एक फ्रंट एंड डेवलपर का ग्रो करने का जो गोल होता है वो डिफर करता रहता है। जो फ्रेशर है वो तो ये सीखेगा कि हाँ भाई अभी ऐसी कौन सी चीज़ सीखूं जिससे कि मुझे जल्दी जॉब मिले। जो एक्सपीरियंस्ड है वो अपने जो कहते हैं कि करंट जो नॉलेज है उसके अलावा देखेगा कि मार्केट में क्या ऐसी चीज़ है जो कि पॉपुलर है और जिसमें जो कि उसे नहीं आता है उसके बारे में सीखे। सो हर फ्रंट एंड डेवलपर का जो लर्निंग गोल है वो वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर एक्सपीरियंस लेवल। सो एक स्पेसिफिक आंसर देना कि सारे फ्रंट एंड डेवलपर्स को क्या सीखना चाहिए वो तो जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो जेनरिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और वही मैं करने वाला हूं कि मैं आपको एक जेनरिक चीज़ बताता हूं कि 2022 में कौन सी चीज़ें फ्रंट एंड में जो है वो बहुत ज़्यादा चलेंगी या चल रही हैं और जो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी। और वो अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे आप एक्सपीरियंस हैं, तो आपको ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जिनके बारे में एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आपको पता होना चाहिए वो है HTML और CSS बेसिक्स। HTML और CSS की हर चीज़ एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आपको आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि HTML में कौन से तिकड़म कहाँ से लगाते हैं, कौन से कंट्रोल्स, कौन से फॉर्म कंट्रोल्स, कौन से टैग्स कहाँ किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से CSS स्टाइल्स हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो। दूसरी चीज़ जो आपको एज ए फ्रंट एंड डेवलपर ज़रूर से पता होना चाहिए वो है बूटस्ट्रैप 5। जी हाँ, बूटस्ट्रैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आपका CSS फ्रेमवर्क है और एक रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क है। इस वजह से आज की डेट में ऑलमोस्ट 80% जो वेबसाइट्स हैं वो बूटस्ट्रैप में बनी हुई हैं। और मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जो हैं कुछ बूटस्ट्रैप 3 में बनी हैं, कुछ बूटस्ट्रैप 4 में बनी हैं। लेकिन अभी पिछले साल ही 2021 में, आई थिंक बिगिनिंग ऑफ 2021 में, बूटस्ट्रैप ने जो है वो अपना 5th वर्जन लॉन्च किया था या 5th वर्जन डिक्लेयर क्या था कि हम 5th वर्जन रिलीज करेंगे। आई डोंट नो अभी रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है, मैंने चेक नहीं किया है। लेकिन बूटस्ट्रैप 5 इज़ योर लेटेस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप, जिसमें कि उन्होंने jQuery से अपनी डिपेंडेंसी हटा दी है और काफ़ी अपने आप को फास्ट लाइट वेट जो है फ्रेमवर्क बनाया है। बूटस्ट्रैप CSS को काफ़ी फास्ट और काफ़ी लाइट वेट बनाया है और jQuery से अपनी डिपेंडेंसी हटा दी है। तो बूटस्ट्रैप 5 जो है वो आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनी जो है अपनी वेबसाइट्स को बूटस्ट्रैप 4 से बूटस्ट्रैप 5 में मूव करेंगी, क्योंकि ये jQuery की डिपेंडेंसी कोई भी नहीं रखना चाहता। तो इस वजह से बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे जो आपके वेबसाइट्स हैं वो बूटस्ट्रैप 4 से बूटस्ट्रैप 5 में जाएंगे। इसलिए बूटस्ट्रैप 5 के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो। तीसरी चीज़ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए या जो आपको जाननी चाहिए वो है मटेरियल CSS फ्रेमवर्क। मटेरियल CSS फ्रेमवर्क जो है वो गूगल द्वारा दिया गया फ्रेमवर्क है और गूगल जो है अपने मोबाइल एप्लीकेशंस में मटेरियल डिज़ाइन यूज़ करता है। तो मटेरियल CSS फ्रेमवर्क भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए आपको मटेरियल CSS फ्रेमवर्क भी, अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं और आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको मटेरियल CSS भी आपको आना चाहिए। चौथी चीज़ जो आपको एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आनी चाहिए वो है टेलविंड CSS फ्रेमवर्क। टेलविंड CSS फ्रेमवर्क जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। काफ़ी, आई थिंक कितना पुराना है ये तो मुझे नहीं पता है, सही बताऊं मैंने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, लेकिन मैं वेब पे ये देख रहा हूं कि काफ़ी लोग टेलविंड को काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं। सो टेलविंड CSS फ्रेमवर्क भी एक फ्रंट एंड डेवलपर को आना चाहिए, जो कि वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर है उसको ज़रूर आना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, टेलविंड फ्रेमवर्क। पांचवी चीज़ जो एक फ्रंट एंड डेवलपर को आना चाहिए वो है कोई भी एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क
चाहे वो आपका एंगुलर हो, चाहे वो आपका रिएक्ट हो, चाहे वो आपका व्यू हो, चाहे वो आपका कोई और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हो, लेकिन कोई भी एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क उसको आना चाहिए, चाहे वो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क हो, चाहे वो नॉन जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क हो, जैसे कि ब्लेजर हो गया। सो आपको कोई भी एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क अच्छे से आना चाहिए। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर प्रॉपर बनना चाहते हैं तो आपको कोई भी एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आना चाहिए, चाहे वो आपका जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क हो जैसे एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, या आपका नॉन जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क हो, चाहे आपका ब्लेजर हो गया, चाहे ASP.NET MVC हो गया। आपको एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क ज़रूर आना चाहिए और साथ ही आपको ये भी आना चाहिए कि आप इन फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में CSS, HTML कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये चीज़ें आपको ज़रूर से आनी चाहिए अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये 5 चीज़ें जो हैं काफ़ी जेनरिक हैं, लेकिन ये 5 चीज़ें आपको एज ए फ्रंट एंड डेवलपर ज़रूर आनी चाहिए 2022 में। वो है HTML CSS, दूसरा बूटस्ट्रैप 5, तीसरा मटेरियल CSS, चौथा टेलविंड CSS और पांचवा कोई भी एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, चाहे वो नॉन जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क हो जैसे ब्लेजर या आपका ASP.NET MVC, या जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क हो जैसे रिएक्ट, एंगुलर या Vue.js। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप अपने किसी सवाल को अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपना सवाल किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया चैनल का हैंडल एक ही है, टेकी राठौर। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेरे इस वीडियो को अपने सहपाठियों, सहकर्मियों, दोस्तों सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।